गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी मैं आप लोग के लिए संस्कृत का सेट लेकर आई हूँ जो कि आपके झारखंड एसएससी सीजीएल पेपर के लिए मॉडल सेट है। इसमें 40 क्वेश्चन का सेट होता है जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें आपको पता होगा कि नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स है और गलत करते हैं तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो 40 क्वेश्चंस में आपका पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन जो सिलेबस में मेंशन है, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, समास, संधि, वाच्य, ये सारा का क्वेश्चन सेट किया हुआ है। साथ साथ जो लिटरेचर पोर्शन है, वैदिक साहित्य का इतिहास या संस्कृत साहित्य का इतिहास, उसमें जो वेदांग है वो पढ़ने हैं, साहित्य के जो चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो सारा का डेली बेसिस पे क्वेश्चन सेट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित श्लोक के माध्यम से प्रश्न संख्या 1 से 3 के उत्तर दीजिए। आपको श्लोक पढ़ना है और श्लोक के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। श्लोक है आपका, अत्र रामश्च सीताश्च लक्ष्मणश्च महायशा सत्यम शीलम च भक्तिश्च येषु विग्रहवत् स्थिता। श्लोक है आपका, अत्र रामश्च सीताश्च लक्ष्मणश्च महायशा सत्यम शीलम च भक्तिश्च येषु विग्रहवत् स्थिता। अस्मिन् श्लोके कः किं प्रति कथ्यते। आपसे क्वेश्चन श्लोक से पूछा गया, अस्मिन् श्लोके कः कं प्रति कथयति। ऑप्शन ए राम लक्ष्मणी प्रति, ऑप्शन बी राम भरतम प्रति, ऑप्शन सी सुमंत्र भरतम प्रति, ऑप्शन डी भरत लक्ष्मण प्रति। इसमें आपसे पूछा गया जो अकॉर्डिंग टू श्लोक, अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में कः किम प्रति कथयति, जिसके बारे में कहा गया, ये किसके बारे में कहा जा रहा है। तो आपके ऑप्शन है ए राम लक्ष्मणम प्रति, बी राम भरतम प्रति, सी सुमंत्र भरतम प्रति, डी भरतम लक्ष्मणम प्रति। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी सुमंत्र भरतम प्रति। करेक्ट ऑप्शन है अस्मिन् श्लोके सुमंत्र भरतम प्रति कथयति। इस श्लोक में किसके बारे में बोला जा रहा है, भरतम प्रति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कस्मिन् तिष्ठतु। सत्य कस्मिन् तिष्ठतु, ए रामे, बी भरते, सी लक्ष्मणे, डी सुमंत्रे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है ए रामे। सत्यम कस्मिन् तिष्ठतु, सत्य जो है किसके लिए बोला जा रहा है, सत्य कहाँ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राम में सत्य है। सत्य रामे तिष्ठति। प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन का, तो जो प्रिंटिंग मिस्टेक है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तिष्ठति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, भक्ति कस्मिन् अस्ति, ए लक्ष्मणे, बी भरते, सी रामे, डी सीतायाम। तो आप जो फर्स्ट 2 3 क्वेश्चन कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू आपको श्लोक आंसर करना था। पहला 2 भी श्लोक से, थर्ड क्वेश्चन भी क्या है, श्लोक से। भक्ति कस्मिन् अस्ति, ए लक्ष्मणे, बी भरते, सी रामे या डी सीतायाम। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भक्ति किसके लिए है, ए लक्ष्मणे। भक्ति लक्ष्मणे अस्ति, भक्ति किसमें है, लक्ष्मण में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन है, अकर्मक क्रियाओं के साथ बनता है। अकर्मक क्रियाओं के साथ क्या बनता है, ए सभी वाच्य, बी ऑप्शन कर्म वाच्य, सी कर्तृवाच्य, कर्तृकर्म वाच्य या डी भाववाच्य। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि अकर्मक क्रियाओं के साथ क्या बनता है। आपको आपके चैप्टर में सिलेबस में वाच्य पढ़ना है। वैसे आप अगर अभी नहीं पढ़े तो पहले भी 6 to 12 या 6 to 10th में हिंदी व्याकरण में पढ़े ही होंगे ये सब वाच्य वाला चैप्टर। इस ग्रामर का जितना भी पोर्शन आप अपने स्कूल लेवल में पढ़े हुए हैं, तो ऐसा कोई भी टफ या न्यू क्वेश्चन नहीं आएगा। ये कोई करंट अफेयर, ये जीएस का सेक्शन नहीं है, ये आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। तो जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसी का क्वेश्चन है, कुछ नया क्वेश्चन नहीं है आपसे। तो अकर्मक क्रियाओं के साथ बनता है, ए सभी वाच्य, बी कर्म वाच्य, डी कर्तृकर्म वाच्य या डी भाववाच्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी भाववाच्य। ठीक है, अकर्मक क्रियाओं के साथ भाववाच्य बनता है। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति और भाव की प्रधानता होती है। भाव को नपुंसकलिंग एक वचन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए,
तया हस्यते यह किस वाच्य का वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ग्रामर से, वाच्य पोर्शन से। क्वेश्चन क्या है, तया हस्यते यह किस वाच्य का वाक्य है। ऑप्शन ए भाववाच्य, बी कर्तृवाच्य, सी कर्मवाच्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए भाववाच्य। ठीक है, ये जब वाच्य का आप चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल से तो आप समझ जाएंगे तया हस्यते में क्या है, भाववाच्य, उससे हंसा जा रहा है। ठीक है, या उससे हंसा जाता है। यहाँ तया आया है तो तया किससे आया है, सहतौते आप पढ़े होंगे तो तया किसके लिए आएगा, स्त्रीलिंग के लिए आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सह भवति। सह भवति का भाववाच्य क्या होगा। सह भवति का भाववाच्य क्या होगा। ऑप्शन ए तेन भवेत, ऑप्शन बी तेन भूयते, ऑप्शन सी तेन अभवत या ऑप्शन डी तेन भूतम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सह भवति का भाववाच्य होगा तेन भूयते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भाववाच्य में कर्ता के साथ आने वाली विभक्ति। भाववाच्य में कर्ता के साथ आने वाली विभक्ति क्या होती है, ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया या डी इनमें से कोई नहीं। तो जब भाववाच्य में कर्ता के साथ जो विभक्ति आती है वो कौन सी विभक्ति होती है। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भाववाच्य में कर्ता के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति आती है। ठीक है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन का कुछ है नहीं, तो ये आप सिंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ने वाली संबंधित तत्वों को क्या कहते हैं। किसी धातु या शब्द के अंत में, तो धातु या शब्द के अंत में जो जुड़ता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अव्यय, बी उपसर्ग, सी लकार या डी प्रत्यय। तो ये बहुत इजी है, धातु के अंत में बन के क्या बनाते हैं, 2 तरह के प्रत्यय बनते हैं। आप प्रत्यय पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। तो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ने वाले संबंधित तत्वों को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, धातुओं से जुड़कर संज्ञा विशेषण अथवा क्रिया विशेषण बनाने वाले तिंग भिंग प्रत्ययों को क्या कहा जाता है। धातुओं से जुड़कर संज्ञा विशेषण अथवा क्रिया विशेषण जो बनते हैं वैसे प्रत्ययों को क्या कहा जाता है। ए कृत प्रत्यय, बी सुप प्रत्यय, सी तद्धित प्रत्यय या डी स्त्री प्रत्यय। तो ऐसे प्रत्यय को क्या कहते हैं, किसी धातु या शब्द जो धातुओं से जुड़कर संज्ञा विशेषण अथवा क्रिया विशेषण बनने वाले को तिंग भिन्न प्रत्यय के कृत संज्ञा होती है। क्या होती है, तिंग भिन्न प्रत्यय की कृत संज्ञा होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। आज ज्यादा क्वेश्चन जितने भी ग्रामेटिकल क्वेश्चन है सारे किससे, प्रत्यय, उपसर्ग और भाववाच्य से पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पठितव्य। पठितव्य इस पद में प्रत्यय कौन सा है। ऑप्शन ए अनियर, बी तव्यत, सी तुमुन, डी अण। 4 प्रत्यय हैं, अनियर, तव्यत, तुमुन, अण। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, पठितव्य पद में तव्यत प्रत्यय होता है। तव्यत प्रत्यय से बने शब्दों के रूप तीनों लिंग में चलते हैं और सभी विभक्तियों में क्या होता है, पठितव्य जो होता है ये तीनों लिंग में बनता है। तो ये किसमें बन, ऑप्शन क्या है इसका, तव्यत हो जाता है। पठितव्य पद में तव्यत प्रत्यय है। तव्यत प्रत्यय से बने शब्दों के रूप तीनों लिंग और सभी विभक्तियों में चलते हैं। ठीक है, ये तीनों लिंग में चलेगा। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, 3 लिंग होते हैं, जो तो तीनों लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंग में और तीनों वचन में चलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपका क्या क्वेश्चन था, ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन है। ग्रामर में भी ज्यादातर प्रत्यय और वाच्य से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो आपका ये संस्कृत का सेशन चल रहा है और भी आपके प्रैक्टिस सेट इसमें दिए, झारखंड एसएससी सीजीएल के नाम पे जो पेपर 3 का है इसमें आपके 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो जो लोग आज पहली बार चैनल देख रहे हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं उन लोग के लिए मैं बता दे रही हूँ कि इसमें पेपर 3 के 15 सेट्स दिए हुए हैं। 15 सेट्स में जो सिलेबस है आपका साइंस का, जीएस का, मैथ्स, रीजनिंग, झारखंड स्पेशल,
कंप्यूटर साइंस, ये सारा का सेट दिया हुआ है। 150 सेट का 15 है सेट्स है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसमें आपको पता ही है नेगेटिव मार्किंग है, तो आप अपना उसमें प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और इसमें आपका झारखंड करंट अफेयर सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उसके भी वीडियोस डले हुए हैं। तो जो आज पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब चैनल देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड लोग से जिन लोगों के पास लिंक नहीं है। तो आप ये लिंक फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो वीडियोस है उसको आप कंप्लीट देखिए, इससे आपके जो अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स है, जैसे कि बीपीएससी करंट अफेयर भी स्टार्ट हो गया, आप वो भी देख सकते हैं। करंट अफेयर में जितना भी नेशनल इशूज़ है, इंटरनेशनल इशू है, वो इंग्लिश मीडियम, जो बीपीएससी करंट अफेयर चल रहा है वो इंग्लिश मीडियम में, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। बहुत लोग को ये इशू रहता है कि सारे वीडियोस हिंदी में आते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले लोग के लिए कोई वीडियो ही नहीं है। तो आप इंग्लिश में बिहार का जीएस, बिहार स्पेशल और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर देख सकते हैं। ये भी हम लोग के यूट्यूब चैनल के वीडियोस में शेयर है, तो आप वहाँ पे देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा कि न्यू अपडेट्स क्या क्या है उसमें। तो बिहार का करंट अफेयर स्टार्ट हो चुका है, जिन लोगों को करंट अफेयर देखना है वो वहाँ पे देख सकते हैं। और वो क्लास क्या है, लाइव चल रहा है, तो आप उसमें तुरंत देख सकते हैं कितना करंट अफेयर सेशन कवर हो चुका है, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट यू कैन एंजॉय योर ऑल योर इम्पॉर्टेंट वीडियोस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रीडनीय क्रीड़ा। इस वाक्य में क्रीडनीय में प्रत्यय है। इसमें आपसे पूछा गया कि क्रीडनीय में कौन सा प्रत्यय है, ए तव्य, बी स्त्री, सी अनियर या डी ढक। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, नाम से पता चल रहा है अनियर प्रत्यय होगा, क्रीडनीय अनियर प्रत्यय। क्रीड़ा वाक्य में क्रीडनीय अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के लिए होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, करना चाहिए, खेलना चाहिए, जाना चाहिए, तो उसमें अनियर प्रत्यय बनता है, ठीक है। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो आप देखकर भी मतलब एट अ ग्लांस एक बार में देखें तो देखकर आंसर कर सकते हैं, उतना कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टफ तब हो जाता है जब आपसे कोई पद्यांश उठाकर पूछा जाता है कि ये श्लोक कहाँ से लिया गया, या गद्यांश से क्वेश्चन आता है कि आपको 5-6 लाइन का गद्यांश दे दिया गया, उसके बाद गद्यांश से तो क्वेश्चन है ही, बाद में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ से लिया गया, तब आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत के महाकवियों में सर्वप्रथम रचनाकार हैं। लौकिक संस्कृत के महाकवियों में सर्वप्रथम रचनाकार कौन है, ए कालिदास, बी भास, सी अश्वघोष, डी भारवी। ए कालिदास, बी भास, सी अश्वघोष, डी भारवी। तो इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे अश्वघोष लौकिक संस्कृत साहित्य के महाकवियों के प्रथम रचनाकार हैं। सर्वप्रथम रचनाकार कौन है, अश्वघोष है। इनकी क्या क्या रचना है, बुद्ध चरित, सौंदर्यनंद, सारीपुत्र प्रकरण व राष्ट्रपाल नाटक, ये इनके क्या है रचनाएं हैं। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा लौकिक संस्कृत के महाकवियों में सर्वप्रथम रचनाकार कौन है, अश्वघोष है, ठीक है। रचनाकार कौन है, अश्वघोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत में स कौन सी ध्वनि कहलाता है। संस्कृत में स, ये जो दंत स है, ठीक है, सपेरा वाला, कौन सा ध्वनि कहलाता है, ए ऊष्म, बी अंतस्थ, सी स्पर्श या डी अनुनासिक। आपके ग्रामर के बुक में पहला चैप्टर होता है संस्कृत में स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन का फिर आगे भेद भी पढ़ना होता है। तो इसमें आपसे पूछा गया कि स कौन सी ध्वनि कहलाता है। तो आप स जब आप बोलेंगे, तालव्य श, मूर्धन स, दंत स और ह, तो जब आप ये बोलेंगे तो इसमें आप फील करेंगे कि जब आप तालव्य श, मूर्धन स, दंत स बोल रहे हैं तो आपके मुंह से क्या ऊष्मा निकल रही है। तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्म वर्ण बोलते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में गर्म वायु या गर्म हवा निकलती है, ऊष्मा के रूप में उच्चारित होती है, तो उसे हम क्या करते हैं, ऊष्म वर्ण कहते हैं। ये 4 होते हैं, तालव्य श, मूर्धन स, दंत स और ह। तो आपके ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन है ऊष्म, तो ये कहलाएगा ऊष्म व्यंजन, ये ऊष्म वर्ण है आपके, ठीक है। तो आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया होगा अंतस्थ किसको बोलते हैं, या
क से म तक जो होते हैं उसको स्पर्श कहते हैं, अनुनासिक किसको कहते हैं। तो ये तो बेसिक ग्रामर का क्वेश्चन है, ये आप लोग से एक्सपेक्ट करेगा एग्जामिनर कि आप लोग को ये सब का नॉलेज हो। स्पर्श वर्ण कौन से होंगे, फिर घोष क्या होगा, अघोष क्या होगा, अंतस्थ, प्रत्याहार, अयोगवाह, ये सब आप लोग से एक्सपेक्टेड है कि आप लोग को आता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत में अंतस्थ वर्ण कितने हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि संस्कृत में अंतस्थ वर्ण कितने हैं। ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 25 या डी 12। तो इसमें कितने हैं, अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्या है, य, र, ल, व, ये 4 क्या अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन देने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है दंत्य वर्ण है, ए च, बी ध, सी ग और डी ब। तो दंत्य वर्ण कौन से होते हैं जिसका उच्चारण कहां से होगा, दांत से होगा। ऑप्शन क्या है आपका, च, ध, ग, ब। तो आप बोलकर देख लीजिए किसका उच्चारण दांत से हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, दंत हो जाएगा। जैसे इसका एक सूत्र भी आपको मैं पहले की क्लास में सूत्र बता चुकी, अकुह विसर्ज्यानाम कंठ, इचुयाशानाम तालु, दंत का लित्रु लशानाम दंत, मतलब ली, लृ, त वर्ग, ल और स वर्ग क्या हो जाता है, दंत कहलाता है। तो इसमें आप देख लीजिए पूरा त वर्ग में से जो भी आएगा त, थ, द, ध, न क्या कहलाएगा, दंत कहलाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में अनुस्वार का ध्वनि वर्ग क्या है। संस्कृत में अनुस्वार का ध्वनि वर्ग क्या है, ए स्पर्श, बी उदात्त, सी ऊष्म या डी अयोगवाह। ए स्पर्श, बी उदात्त, सी ऊष्म या डी अयोगवाह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी अयोगवाह। ठीक है, संस्कृत में अनुस्वार या ध्वनि वर्ग अयोगवाह है। स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त कुछ ध्वनियां ही अयोगवाह कहलाती हैं। अब अयोगवाह किसको कहलाती हैं, किसको कहते हैं हम लोग अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग को, जो अनुस्वार हम लोग देते हैं और जो विसर्ग देते हैं वो क्या कहलाता है, अयोगवाह कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विसर्ग किसके बाद प्रयोग होता है। ऑप्शन ए क, बी ह, सी म या डी सामान्य स्वर। विसर्ग किसके बाद प्रयोग होता है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, किसके बाद प्रयोग होगा, जो भी सामान्य हम लोग कुछ भी लिखते हैं उस किसी के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो विसर्ग सामान्य स्वर के बाद प्रयुक्त होता है, जिसका चिन्ह क्या होता है, 2 डॉट हो जाता है, जैसे कॉलन हम लोग देते हैं। तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सामान्य स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन लिपि क्या है। रोमन लिपि क्या है, ए भाव लिपि, बी चित्रलिपि, डी ध्वनि लिपि या सी ध्वनि लिपि या डी शून्य लिपि। तो रोमन लिपि क्या है, ध्वनि लिपि। ठीक है, इंग्लिश में जो आता है उसके बारे में पूछा गया आपसे, इंग्लिश का जो अल्फाबेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबी लिपि में कुल कितने अक्षर होते हैं। अरबी लिपि में कुल कितने अक्षर होते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए 44, बी 49, सी 35 या डी 28। तो अरबी लिपि जिन लोगों का उर्दू फारसी है वो लोग आसानी से बता सकते हैं कि कितने होते हैं इसमें। हिंदी इंग्लिश तो सभी को पता है, अरबी में कितने होते हैं, 28 होते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले मुख्य प्रत्याहार क्या है। मैं आपको बहुत बार माहेश्वर सूत्र एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्या होते हैं और कितने हैं। इसमें आपको बताना है कि माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले मुख्य प्रत्याहार क्या है। तो माहेश्वर सूत्र किसके द्वारा बनाया गया, आचार्य पाणिनि ने दिया है। 14 सूत्रों के आधार पर प्रत्याहार की रचना की जाती है। प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, 2 वर्ण होते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले मुख्य प्रत्याहार क्या है, ए 21, बी 42, सी 24 या डी 22। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले मुख्य प्रत्याहार जो होते हैं 42 होते हैं। कैसे होते हैं ये मैं आपको बताई थी, पहले भी बता चुकी कि जो भी आप माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं
तो प्रथम हल वन, जो ये आपके जो 14 हैं, हल वन को प्रत्याहार में नहीं गिना जा सकता। जैसे 14 सूत्र हैं, क्या है? अ ई उ है, ऋलिक है, एओंग है, एओच है, हैवरट है, लण है, यंग मननम है, झ ब इय है, ध ढ घ श है, ज ग ब ड श है, ख फ च ट त व है, क प य है, तालव्य श मूर्धन दंत स र और हल है। तो इनसे कितने बनेंगे? 42 बनेंगे। 42 में भी क्या है? जैसे अक है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देके बता रही हूँ कि आपका जो पहला वाला है, जैसे अ ई उण है, अक है, तो इसमें अ ई उ री री ली के प्रथम सूत्र में अ है, द्वितीय सूत्र के अंत को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। तो हल में क्या है? क है। तो इस तरीके से जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो इस 42 का भी एक्सप्लेनेशन है। तो ये जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आप डिटेल में उसमें पढ़ सकते हैं कि डिटेल में कैसे बना है, 42 कैसे बना है। जो माहेश्वर सूत्र होता है, जो 14 जो बने, 14 से 42 कैसे होगा, ठीक है। तो इन सूत्रों के 42 प्रत्याहार संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया के लिए ही बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका फिर श्लोक है। उपरोक्त श्लोक पर आधारित प्रश्न संख्या 21 से 23 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 क्वेश्चन आपको श्लोक में पढ़ना है, ठीक है। श्लोक पढ़कर समझिए, उसका आंसर कीजिए। ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपका साहित्य का पोर्शन है, साहित्य के पोर्शन में आपको श्लोक से क्वेश्चन आ सकता है। साहित्य के पोर्शन में कहीं से भी आपसे श्लोक देकर पूछा जाएगा कि ये श्लोक कहाँ से लिया गया है। तो आपका आइए श्लोक देखिए। श्लोक क्या है आपका? सूची रेणापि कालेन यश किंचित मया वर्जितम आचरेणी कालेन भरतनाट्यम सच्चितम। तो ये श्लोक को आपको पढ़ना है और अकॉर्डिंगली श्लोक आप आंसर करेंगे। अदय केन यश सच्चितम, अदय केन यश सच्चितम ऑप्शन है। ए लक्ष्मणेन, बी भरतेन, सी रामेन या डी अन्येन। किनके बारे में है ये? ऑप्शन क्या था आपका? ए लक्ष्मणेन, बी भरतेन, सी रामेन या डी अन्यनेन। तो इसमें आप क्वेश्चन देखिए। अद्य भरतेन यश संचितम, ये जो श्लोक है यहाँ पे किसके बारे में बोला जा रहा है? आप श्लोक पढ़िए। सूची रेणे अपि कालेन श किंचित यम अयर्चितम अर्चरेणी कालेन भरते नाद्यम संचितम। इसमें दिया हुआ भरते, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी बी में क्या ऑप्शन है? भरतेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मया सूचिरेन कालेन किम संचितम। मया सूचिरेन कालेन किम संचितम। ए यशम, बी वनम, सी धनम या डी जलम। ए यशम, बी वनम, सी धनम या डी जलम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मया सुचिरेन कालेन यशम संचितम। क्या हो जाएगा? मया सुचिरेन कालेन यशम संचितम। कालेन, इसमें जो आपका जो श्लोक है उसमें आप देखिए, कालेन मया सुचिरेन कालेन किम संचितम। तो इसका आंसर क्या है? मया सुचिरेन कालेन यशम संचितम। तो यशन आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी श्लोक से है। भरतेन इति पदे क विभक्ति अस्ति। भरतेन इति पद में कौन सी विभक्ति है? ए द्वितीया, बी तृतीया, सी पंचमी, डी चतुर्थी। तो आपको मैं बार बार बोल चुकी हूँ कि आपके सिलेबस में शब्द रूप धातु रूप दे दिया गया है। आप उस शब्द रूप धातु रूप को बार बार लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। और वैसे ये बहुत इजी है और स्कोरिंग भी है। आप शब्द रूप धातु रूप पढ़ लेंगे तो एटलीस्ट 5 क्वेश्चन, दैट इज 5 into 3, 15 मार्क्स, तो आपको इजीली आप स्कोर कर ही सकते हैं, ठीक है। भरतेन इति पदे तृतीया विभक्ति एक वचनम अस्ति। तो इसमें क्या हो रहा है? तृतीया विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। भूतपूर्व में समास है। भूतपूर्व में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी केवल या डी तत्पुरुष। तो कोई भी समास जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं? सबसे पहले समास का विग्रह करते हैं,
विग्रह करके देखिए, विग्रह करके क्या आ रहा है। जब हम लोग भूतपूर्व का विग्रह करेंगे तो क्या आएगा। विग्रह करके आप समास को जो 4 ऑप्शन है उसमें निकालिए। भूतपूर्व में केवल समास है, ये समास मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ऐसा समास जिसे किसी विशेष से अभिहित न किया गया उसे हम लोग क्या कहते हैं, केवल समास। बाकी जो अव्यय भाव, कर्मधारय और तत्पुरुष है, इनका अलग डेफिनेशन है। अव्यय भाव का क्या होता है, जहां जो पहला पद अव्यय होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष या उपमा उपमेय का भाव होता है। तत्पुरुष में क्या होता है, जिसमें कारक की सारी विभक्ति लगती है, वहां पे क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, केवल समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नमः के योग में विभक्ति होती है। आपको मैं एक सूत्र बहुत बार बोल चुकी हूँ, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम यशट योगाच। इसमें क्या होता है, संप्रदान कारक का चतुर्थी विभक्ति लगता है। तो आपसे एक शब्द देकर भी पूछा जा सकता है, या स्वाहा शब्द देकर भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी विभक्ति है। तो नमः के योग में कौन सी विभक्ति हुई है, ए तृतीया, बी चतुर्थी, सी पंचमी या डी प्रथमा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी चतुर्थी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी चतुर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुमुन प्रत्यय युक्त पद क्या है। तुमुन प्रत्यय युक्त पद क्या है। पहला है पानीयम, ऑप्शन बी गंतुम, ऑप्शन सी गम मानम, ऑप्शन डी आगत्य। तो किस शब्द में तुमुन प्रत्यय लगा है, ए पानीयम, बी गंतुम, सी गम मानम या डी आगत्य। तो ये क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि कौन सा होगा इसमें। तुमुन प्रत्यय युक्त पद क्या है, गंतुम। गंतुम को आप देख के बता सकते हैं कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा। तुमुन किस में लगा है, गंतुम में लगा है, गम धातु तुमुन प्रत्यय लगा है। तो तुमुन के उसमें क्या हो जाता है, उन का लोप हो जाता है, तुम धातु के अंत में प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय क्या है। कोई भी प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए कृत प्रत्यय, बी स्त्री प्रत्यय, डी तद्धित प्रत्यय या सी तद्धित प्रत्यय या डी तिंग प्रत्यय। ए कृत प्रत्यय, बी स्त्री प्रत्यय, सी तद्धित प्रत्यय या डी तिंग प्रत्यय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में आते हैं। क्या होगा इसका आंसर, सी तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। इन प्रत्ययों से बने शब्दों को क्या कहा जाता है, तद्धितांत कहा जाता है। तो आज का ज्यादातर क्वेश्चन आपका उपसर्ग प्रत्यय से कवर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रत्यय के योग से शैव बना है। आपका शब्द दिया है शैव। शैव जो है किस प्रत्यय से बना है। ऑप्शन ए अण, बी ढक, सी ढय या डी ठक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अण प्रत्यय। अण प्रत्यय से ये शब्द बना है, अण प्रत्यय के योग से सैव बनेगा। आप डिटेल में पढ़ना है तो आप बहुत लोगों को बुक का प्रॉब्लम है कि कहाँ से पढ़ना है। तो आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हैं, बिहार, झारखंड, यूपी, राजस्थान या हिमाचल या उत्तराखंड, कहीं के भी आप हैं, तो आपके यहाँ जो 10th जो भी स्कूल है वहाँ एनसीईआरटी का बुक अवेलेबल होगा, या जो स्कूल लेवल के जो ग्रामर, संस्कृत, व्याकरण बुक है आप वो ले लीजिए, और उससे सिलेबस में जो भी दिया हुआ ग्रामर पोर्शन वो सारा आप पढ़ सकते हैं। ग्रामर पोर्शन किसी भी से उतना ही पढ़ना होता है जो आपके 6 to 9 का सिलेबस होता है, ज़्यादा वैसा कुछ पढ़ना नहीं है। वही आपको संधि, समास, कारक, प्रत्यय उसी में से कवर हो जाएगा। और आपको और ज़्यादा डिटेल पढ़ना है तो आप डिटेल के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी बुक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण संप्रदायों की संख्या क्या है। व्याकरण संप्रदायों की संख्या क्या है। ऑप्शन ए 10, बी 8, सी 6 या डी 4। तो इसका आंसर क्या होगा, ए 10, बी 8, सी 6 या डी 4। तो इसका आंसर हो जाएगा
बोपदेव के अनुसार व्याकरण संप्रदायों की संख्या क्या है? 8 है। कितनी है? 8 है। किसके अनुसार? बोपदेव के अनुसार। तो इसमें 8 होता है। इंद्र, चंद्र, काशकृष्ण, पाली, शाक्टायन, पाणिनि, जैनेन्द्र, जत्येंद्र, शब्दिका। ठीक है, तो ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य क्या है? आपको 4 सेंटेंस दे दिया गया है। बालिका पठसी, बी बालिका दुग्ध पिबामी, सी बालिका फलम पश्यते, या डी बालिका नृत्यति। तो ये लकार बेस्ड क्वेश्चन है। आपको लकार का आप पढ़े हुए हैं तो आप उसको देख के बता देंगे कि कौन सा सेंटेंस शुद्ध है। पहला वाला होगा ही नहीं, बालिका पठसी नहीं होगा, बालिका पठती होगा। उसके बाद है बालिका दुग्धम पिबामी, अहम पिबामी। पिबामी किसके साथ लगता है? मध्यम पवाम, अहम के साथ लगता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बालिका नृत्यति। ग्रामेटिकली यही क्वेश्चन सही है। ठीक है, बालिका नृत्यति। यहाँ बालिका कर्ता के अनुसार क्रिया, नृत्यति एक वचन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोदित वाक्य का भाववाच्य क्या होगा? सरोदित, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, सरोदती होगा। ठीक है, इसका भाववाच्य क्या होगा? ऑप्शन ए तेन रुद्यते, ऑप्शन बी सरोदेत, ऑप्शन सी तथा रुदते, या ऑप्शन डी सा रुदती। तो इसमें आपको क्या बताना है? भाववाच्य करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तेन रुद्यते, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रैवतिक पद में किस प्रत्यय का विधान है? कौन सा पद है? रैवतिक पद में किस प्रत्यय का विधान है? ऑप्शन ए अण, बी ढक, सी वतुप, या डी य। इसमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है? तो इसमें क्या लग रहा है? ढक लग रहा है। जो ऑप्शन बी है आपका वो लगेगा। ठीक है, ढक प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, श्रीमान पद से संबंध प्रत्यय कौन सा है? श्रीमान पद से संबंध प्रत्यय क्या है? ए वतुप, ऑप्शन बी घय, ऑप्शन सी मतुप, ऑप्शन डी तुमुन। श्रीमान पद से संबंध प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है इसमें? तो इसमें क्या लगेगा? सी मतुप प्रत्यय, सी मतुप प्रत्यय लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अस्मत् शब्द की षष्ठी विभक्ति किस पद में है? कौन सा शब्द आपसे पूछा जा रहा है? अस्मत्। ऑप्शन ए अहम, बी मया, सी मई, या डी मम। अहम, मया, मई, मम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 34 का डी मम हो जाएगा। ठीक है, अस्मत् सर्वनाम शब्द है, इसका षष्ठी विभक्ति में क्या होता है? मम होता है। ठीक है, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अश्मान, मया, अश्ममेव, अश्माभि, मह्यम, इस तरीके से आप पढ़िए तो क्या हो जाएगा? मम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा प्लस उद्गम। उद्गम, गंगोदम में संधि है, कौन सा संधि हुआ है आपको बताना है? ए गुण संधि, बी यण संधि, सी वृद्धि संधि, या डी दीर्घ संधि। मैं बार बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आपको संधि के जो तीनों संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के जो भेद होते हैं उसके सूत्र, जैसे स्वर के 5 भेद हैं तो पांचों भेद के सूत्र विद एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि गंगा प्लस उद्गम में संधि कौन सा संधि हुआ है? तो गंगा प्लस उद्गम में आप संधि कीजिए, तो इसमें क्या हो रहा है? आ और उ मिल के ओ बन रहा है। तो आ और उ मिल के ओ किस में बनता है? गुण संधि में बनता है। और सूत्र क्या लगता है? आद गुण लगता है। तो गुण संधि में अ आ के बाद हर्षई दीर्घ उ री ली हो तो दोनों मिलकर ए या अर या अल हो जाता है। तो ये गुण संधि है, गंगोदम। अ और आ और उ मिल के ओ बन गया है, तो ये गुण संधि का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपका श्लोक दिया हुआ है। 3 क्वेश्चन आपको श्लोक देकर पूछा गया है। शब्दों तथा श्लोक नहीं है आप इसमें,
शब्दों तथा लोकोक्तियां की संस्कृत वाक्य में प्रयुक्त करने की क्षमता तथा अनुच्छेदों का संस्कृत में सारांश लेखन में संस्कृत शिक्षा का कौन सा उद्देश्य है। इसमें आपसे बोला गया शब्दों तथा लोकोक्तियों की संस्कृत वाक्य में प्रयुक्त करने की क्षमता तथा अनुच्छेदों को संस्कृत में सारांश लेखन में संस्कृत शिक्षा का कौन सा उद्देश्य है। ए कलात्मक, बी सांस्कृतिक, सी रचनात्मक या डी सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा, शब्दों तथा लोकोक्तियों की संस्कृत वाक्य में प्रयुक्त करने की क्षमता तथा अनुच्छेद का संस्कृत सारांश लिखने में संस्कृत शिक्षा का रचनात्मक उद्देश्य प्रस्तुत होता है। क्या उद्देश्य होता है, रचनात्मक उद्देश्य। मतलब जो आप ये बोल रहे हैं कलात्मक, सांस्कृतिक, या सही आंसर क्या होगा, रचनात्मक उद्देश्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। जिन वेदांगों में व्याकरण को प्रमुख स्थान दिया गया है, जो वेदांग आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में वेदांग आपको पढ़ना है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि व्याकरण को प्रमुख स्थान दिया गया वह क्या है। आपको वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद ये सब पढ़ना है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जिन वेदांगों में व्याकरण को प्रमुख स्थान दिया गया है वह क्या है। ए शिक्षा एवं काव्य, बी व्याकरण व निरुक्त, सी छंद व ज्योतिष, डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, छंद और ज्योतिष। ठीक है, शिक्षा व काव्य, व्याकरण व निरुक्त व छंद और ज्योतिष वेदांगों में व्याकरण को प्रमुख स्थान दिया गया है। ठीक है, उपरोक्त सभी होना चाहिए यहाँ पे। तो शिक्षा और काव्य है, व्याकरण और निरुक्त है, छंद और ज्योतिष है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। वी प्लस आ प्लस क्री धातु प्लस ल्युट प्रत्यय के योग से कौन सा शब्द बनता है। ध्यान दीजिए क्या क्या पूछा गया आपसे। वी प्लस आ प्लस क्री धातु प्लस ल्युट प्रत्यय, ये सब मिलकर क्या बनेगा। ऑप्शन ए विया क्रील्यूट, बी व्याकरण, सी विया क्रिधा ल्यूट, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या बनेगा, इसमें बनेगा व्याकरण। कौन सा शब्द बनेगा, व्याकरण। व्याकरण में वी प्लस आ प्लस क्री धातु प्लस ल्यूट प्रत्यय का योग से बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, व्याकरण बनेगा, उपरोक्त सभी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्याक्रियन्ते व्युत्पदन्ते शब्द अनेनेति व्याकरण, इसका अर्थ क्या है। आपसे एक लाइन दे दिया गया, पूछा गया इसका अर्थ क्या है। ए जिसके द्वारा शब्द स्वरूप से शब्द सिद्धि हो, बी जिसके अर्थ द्वारा स्वरूप से शब्द सिद्धि हो, सी जिसके द्वारा अर्थ स्वरूप से अर्थ सिद्धि हो, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी जिसके द्वारा अर्थ स्वरूप से शब्द सिद्धि हो, जिसके द्वारा अर्थ स्वरूप से शब्द का सिद्धि हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसकी शिक्षा के बिना बालक शुद्ध रूप से भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। किसकी शिक्षा के बिना। ऑप्शन ए छंद, बी व्याकरण, सी उपनिषद, या डी वेद। तो कोई भी साहित्य को पढ़ने के लिए या किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए आपको क्या जानना जरूरी होता है, व्याकरण जानना जरूरी होता है। किसी शिक्षा के बिना, किसकी शिक्षा के बिना बालक शुद्ध रूप से भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको व्याकरण का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप व्याकरण नहीं पढ़ेंगे किसी भी भाषा को, चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, पारसी, उर्दू, अरबी, संथाली, कुड़माली कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसका व्याकरण उसके लिए क्या होता है, बैकबोन की तरह होता है। अगर आप में बैकबोन नहीं है तो आप स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते हैं। तो किसी भी भाषा को जानने के लिए उसका व्याकरण का नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो व्याकरण की शिक्षा के बिना बालक शुद्ध रूप से भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें व्याकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन का सेट था। आप रेगुलर 40 क्वेश्चन का सेट्स देखिए। आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन का सेट आएगा, लेकिन आप लोग के लिए ये 40 क्वेश्चन का सेट बनाया गया है, क्योंकि आप ये 40 क्वेश्चन कभी भी इजीली देख सकें। चाहे आप बिज़ी हो, खाना बना रहे हो,
कोई भी काम कर रहे हो आप उस समय 40 क्वेश्चन का रिवीजन आराम से कर सकते हैं। अगर 100 क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा और आप उस लेंदी होने की वजह से आप उसको देख भी नहीं पाएंगे। तो 40 क्वेश्चन में आपके ग्रामर का पोर्शंस, ग्रामेटिकल पोर्शन जो है वो तो कवर होता है, साथ साथ भाषा विज्ञान, संस्कृत साहित्य का इतिहास और वैदिक साहित्य, ये सारा क्वेश्चन डेली बेसिस पे कंप्लीट किया जा रहा है। तो आप ये जिनका संस्कृत लैंग्वेज है, मैं उन लोगों से बोल रही हूँ, वो लोग आप इस वीडियो को रेगुलर देखिए, कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि 15 to 16 सेट्स आ चुके हैं, जो कि ऑलमोस्ट बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो चुका है। तो एटलीस्ट 500 क्वेश्चंस तो आपका हो ही जाएगा इससे, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन ही आएंगे। तो आपके 500 to 1000 क्वेश्चन तो ऐसे भी कवर हो जा रहा है। तो रेगुलर इस वीडियो को देखिए, संस्कृत का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, स्टे ट्यून फॉर न्यू अपडेट्स।